स्वागत दोस्तों आपका चैनल में के साथ मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों देश के अंदर शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर जोरदार बवाल की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे उत्तर प्रदेश के संबल में हुए विवाद पर भी बीजेपी को घेरा जाएगा। दोस्तों इसी के साथ में वक्त संशोधन बिल को लेकर बीजेपी कर रही है तैयारी, तो इंडिया गठबंधन ने भी 4 गुना बड़ी तैयारी कर रखी है। दोस्तों बताएंगे कौन सा स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ में देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी ने उपचुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की हरकतों पर काफी खतरनाक फैसला लिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में क्या जेडीयू भी बीजेपी के रंग में रंग गई है। बताएंगे मुसलमान विरोधी बयान जेडीयू के बड़े नेता ने दिया है। दोस्तों इसी के साथ में हेमंत सोरेन की सरकार में कितने कांग्रेस के मंत्री बनेंगे और किस तरीके का पूरा एक सरकार का ढांचा होगा, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में संबल में जामा मस्जिद में हुए हिंसा के मामले को लेकर अब रासुका लगाई गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद भी की गई है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने ईवीएम पर ब्लेम किया है। बताएंगे ईवीएम को लेकर भाजपा सहयोगी ने कैसी कैसी बातें कही है। दोस्तों इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए और वक्त संशोधन बिल लाने पर ही जोरदार तरीके का विरोध करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के द्वारा जो कहा गया है कि ईवीएम में 100% घोटाला हुआ है, ये बात सही है। लिखेगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार ने रविवार को सभी पार्टियों के साथ संसद को सुचारू प्रणाली से चलाने के लिए एक बैठक बुलाई थी। दोस्तों जिसमें विपक्ष के लोगों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाजपा सरकार वक्त संशोधन बिल लेकर आएगी तो पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा और गौतम अडानी के मुद्दे पर चर्चा की तैयारी करने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों को कह दिया गया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस बार 25 तारीख यानी आज से शुरू हो रहे संसद के सत्र को लेकर विवादित कानून लेकर आने वाली है और जोरदार बवाल देखने को मिलेगा। भारतीय वायु विधेयक समेत 16 विधेयक है। इसमें वक्त संशोधन बिल को भी लेकर आया गया है और मुसलमान वक्त रिपील बिल 2024 भी लेकर आया गया है, यानी जो पुराना कानून है दोस्तों उसको रद्द किया जाएगा और नया वक्त संशोधन बिल बनाया जाएगा और इसी के साथ में और भी कई कानून पास कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वक्त संशोधन बिल को लेकर ही, अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा जानबूझकर वक्त संशोधन बिल को आगे करेगी और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जुलिकता के साथ साथ दोस्तों राज ठाकरे जो पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे और देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री बना रहे थे, पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र से राज ठाकरे के उम्मीदवार दिलीप धोत्रे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 10 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं सैकड़ों लोगों की खुशियों में शामिल हुआ हूं, मुझे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, कोरोना में लोगों की मदद मैंने की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे केवल 2406 वोट मिले हैं, मैं ये मान ही नहीं सकता ईवीएम मशीनों में 100% घोटाला होता है। जब मैंने इसकी शिकायत पंढरपुर में चुनाव अधिकारी से की तो उन्होंने मेरी शिकायत को रद्द कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध जाहिर कर दिया है। दोस्तों इसके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये योजना सिर्फ चुनाव के लिए लाडली बहना योजना लेकर आया गया था, इससे बीजेपी को फायदा हुआ है, गठबंधन को फायदा हुआ। इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी के एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के कारण ध्रुवीकरण हुआ है और ध्रुवीकरण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लड़की बहन योजना का भी बीजेपी ने लोगों को कुछ पैसे देकर फायदा उठाया। साथ साथ दोस्तों देश के अंदर जिस तरीके के उपचुनाव करवाए जा रहे हैं, लोगों को अब समझ में आ चुका है कि उपचुनावों के अंदर केवल सत्ताधारी पार्टी की चलती है और अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन काल हो तो वहां पर ऐसे भी उपचुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। यही बड़ा कारण है कि बीएसपी जो देश की 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है, उसने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर बीएसपी कोई भी विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो कहती है कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए देश में चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक हमारी पार्टी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर होता है क्योंकि सरकारी मशीनरी सत्ता परिवर्तन के डर से घबराती है। यानी दोस्तों जिस तरीके से प्रशासन के लोग हरकतें करते हैं और सत्ताधारी दल को जिताने के लिए उपचुनाव में सारी मर्यादाएं तार तार कर दी जाती है, उससे समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव एक बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के शासन में बन चुका है। दोस्तों मायावती ने साफ तौर पर उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ये लोकतंत्र की अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी उपचुनाव से पैर पीछे खींच रही है क्योंकि बीजेपी की राज्य सरकार ने चुनाव में सबका कॉन्फिडेंस कम कर दिया है। दोस्तों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रशासन सरकार की गुणगान गा रहा था और 6-6 लोगों को सस्पेंड तक करना पड़ा पूरे चुनाव को मिसमैनेज करने के लिए, तो उसके बाद अब बीएसपी ने फैसला लिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों की लड़ाई अच्छे से लड़ी जानी चाहिए क्योंकि अगर उपचुनाव विपक्ष नहीं लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह फायदा मिलेगा दोस्तों, इसीलिए इसका पुरजोर विरोध करना बहुत जरूरी है। कुंदरकी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जिस तरीके के आए दोस्तों सब इससे हैरान हो गए और ऐसे में कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया, जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे बीजेपी के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता है, इसलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा विरुद्ध किया गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने आगे बयान देते हुए कहा कि हम लोग राष्ट्रपति महोदय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार, माननीय राज्यपाल और देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से आग्रह करते हैं कि इस मामले पर तुरंत संज्ञान ले और यह सुनिश्चित करे कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार ना कर सके। यानी एक और तो चुनाव में धांधली प्रशासन के द्वारा की गई है, इस तरीके के गंभीर आरोप है दोस्तों। और जो आरोप लगा रहे हैं और जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है
है कि उनको पुलिस ने वोट डालने से रोका है और उनका वोट किसी और ने डाल दिया है। उन सभी लोगों को इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी पूरे सबूत के साथ मोर्चा खोल रही है दोस्तों, लेकिन सीतापुर में रोककर जबरन मुरादाबाद भेजने की कोशिश प्रशासन की ओर से की गई है। इन्हीं लोगों के साथ अखिलेश यादव दोपहर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। 65% मुस्लिम वोटर वाले कुंदरकी में बीजेपी ने उपचुनाव जीता और वो भी 1.5 लाख के आसपास वोटों से, जो साफ तौर पर एक बड़ी धांधली की ओर संकेत करता है दोस्तों। जो जानकारी सामने आ रही है उसके बाद स्पष्ट है कि बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो अखिलेश यादव अब संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं दोस्तों। उनका साफ कहना है कि वो लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर क्या बीजेपी की तरह मुस्लिम विरोधी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता और नरेंद्र मोदी सरकार के मिनिस्टर ललन सिंह का एक ऐसा बयान आया है जिससे साफ हो गया है कि अब जेडीयू के लोग भी मुसलमान विरोधी बयान देना शुरू कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों ललन सिंह केंद्रीय मंत्री जेडीयू के नेता कहते हैं कि मुस्लिम लोग हमें वोट नहीं करते, जेडीयू को वोट नहीं करते। नीतीश कुमार जानते हैं कि कौन वोट नहीं करते, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं, यानी मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी के बाद अब जेडीयू ने भी ये गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार भी संघी मानसिकता वाले नेता बन गए हैं तो अपनी राय जो लिखता है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिला दोस्तों। कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद में टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो बवाल हो गया। मुरादाबाद कमिश्नर आजने कुमार सिंह ने बताया है कि यह साजिश शांति को भंग करने के तहत की गई है। पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। दावा किया गया है कि 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों, जो काफी गंभीर मामला है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलाई, तो फिर सवाल यह है कि गोली किसने चलाई है दोस्तों, और इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जांच पड़ताल में पूरी बात सामने आनी चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखा जोता। इसी के साथ में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का डेट तय किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है इसे लेकर कई सारे सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि मिर्जापुर के अंदर तैनात पुलिस अधिकारियों में पीडीए का मात्र 2 व्यक्ति था दोस्तों, यानी टोटल 10 में से पीडीए समाज से आने वाले मात्र 2 अधिकारी थे। इसी तरीके से मुरादाबाद जहां पर चुनाव के दौरान बवाल भी देखने को मिला था, यहाँ पर 18 पोस्टिंग है अधिकारियों की, जिसमें से मात्र 4 पीडीए के अंतर्गत आने वाले थे, यानी ज्यादातर जो नॉन पीडीए वाले अधिकारी है उन्हीं को नियुक्त किया गया। उपचुनाव में साफ तौर पर पूरे चुनाव में झोल करने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पीडीए ने मिलकर संकल्प लिया है, ठान बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और कर दो ये ऐलान, सुन ले ये प्रभुत्ववादी कान खोलकर आज, अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज, जुड़ेंगे और जीतेंगे, यानी पीडीए जुड़ेगा पीडीए जीतेगा। साथ साथ रणजीत सिंह मोहिते पाटिल के द्वारा पूरी ताकत से बीजेपी के खिलाफ काम किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में बवाल देखने को इसलिए मिल रहा है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेता अपने दूसरे नेताओं पर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे दोस्तों। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक राम सातपुते ने गंभीर आरोप लगाते हुए मोहित पाटिल को निष्कासन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से कहा है दोस्तों। देखते हैं बीजेपी क्या निष्कासित करती है नहीं करती है। सासा संभल में हुए कांड को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा सरकार पर एक पूरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें भाजपा की योगी सरकार की जमकर आलोचना की गई है दोस्तों। यूपी के संभल में हुई संवेदनशील और गंभीर घटनाओं से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। संभल में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और बीजेपी आरएसएस की सोची समझी साजिश का दुष्परिणाम है और इस गंभीर मुद्दे पर एआईसीसी मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का भी वक्तव्य पूरा आया है दोस्तों। उन्होंने डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के एक है तो सेफ है वाले नारे को खोखला बताते हुए कहा है कि दूसरी और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भाजपा के लोग धर्म के आधार पर दीवार खड़ा करके लड़वाने की कोशिश करते हैं और फिर एक है तो सेफ है वाला विरोधाभासी बयान देते हैं, यानी नारा बीजेपी कुछ और लगाती है और काम कुछ और एकदम उल्टा करती है। यही भाजपा के दोहरे मापदंड की हकीकत है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के हार को लेकर बड़ी समीक्षा की जानी चाहिए। एक और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा की सीट आती है, 6 की 6 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, यानी सारी विधानसभाओं में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उपचुनाव के वोट की बात आई तो लोगों ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताकर भेजा है दोस्तों, यानी आप समझ सकते हैं कि अलग ही तरीके का पैटर्न बन रहा है। विधानसभा के सारे सीट पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, लेकिन जब लोकसभा के वोट डाले गए उपचुनाव के लिए तो कांग्रेस पार्टी लगभग सभी सीटों पर लीड हासिल कर लेती है दोस्तों। अचानक से लोगों ने 2 तरीके के फैसले क्यों दिए हैं? लोगों ने 2 वोट डाले होंगे, एक असेंबली के लिए और एक लोकसभा के लिए, और दोनों बार अलग अलग तरीके के वोट डाले गए हैं। लगभग 26,000 वोटर हर सीट पर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए हैं दोस्तों। आप लोग इसके पीछे क्या बड़ा कारण समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को सही से एनालिसिस करनी चाहिए कि विधानसभा के अंदर जो वोटर कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए वो क्यों नहीं दे रहा है। लोकसभा में बेशक वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है। साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के कितने विधायक मंत्री बनेंगे इससे लेकर फॉर्मूला तैयार हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी को 4 विधायकों और आरजेडी से 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। 2019 में जब इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी तब 4 विधायक पर 1 मंत्री बनाने का फॉर्मूला रखा गया था। नई सरकार का शपथ 26 नवंबर को रांची के अंदर मोरहाबादी मैदान में हो सकता है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताएगा। इसके साथ में रामगढ़ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ममता देवी 2015 से 19 के जिला पार्षद रही। उसके बाद 2019 में
कांग्रेस पार्टी से विधायक बनी, लेकिन 2022 में एक मामले में उनको सजा मिल गई, उनकी विधायकी चली गई, फिर जेल से बाहर निकली, फिर उन्होंने संघर्ष किया और 2022 के बाद 2 साल संघर्ष करने के बाद फिर से चुनाव जीत गई है। दोस्तों इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में कई सारी स्टोरी है जो बताती है कि कांग्रेस के कई नेता अपने दम पर संघर्ष करते हुए सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं, और जो नेता कांग्रेस में सीरियस है उसके पास लोगों का भी पूरा आशीर्वाद रहता है। दोस्तों साथ साथ झारखंड में कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की एकजुटता के साथ सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां चल रही है। सबको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन राज्य में फिर से सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई दूसरा नेता नहीं बनेगा। साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुमत हासिल कर ली, लेकिन कोल्हापुर के अंदर चंदगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट प्रत्याशी शिवाजी पाटिल जीत का जश्न मना रहे थे। जीत के बाद समर्थक संघ पाटिल भी खुशियां मना रहे थे और विजयी जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में जेसीबी से गुलाल उड़ाया जा रहा था। इसी दौरान आग लग गई, जिससे पाटिल समेत 3-4 लोग घायल हो गए। ये घटना मेहगांव का है दोस्तों, और सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से अजीब और गरीब तरीके की प्रतिक्रियाएं भी दी है। साथ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने काजी निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया है। दोस्तों इसी के साथ में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है दिल्ली में, जिसमें मीनाक्षी नटराजन चेयरपर्सन होंगी। उनके साथ में इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नियुक्तियां की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीपक बाबरिया के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद भी किया गया है। दोस्तों हालांकि कांग्रेस पार्टी कई सालों से दिल्ली में शासन में नहीं है और इस बार उनकी वापसी के काफी संकेत भी हैं। देखते हैं कांग्रेस पार्टी और कैसे स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती है दोस्तों, किस तरीके की तैयारियां करती है। साथ साथ तोहिदा सहित ककरौली बवाल में नामजद सभी लोगों का मुकदमा लड़ेगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक सीट मीरापुर विधानसभा सीट थी, जिसमें उपचुनाव के 20 नवंबर को मतदान के दिन ककरौली गांव में हुए बवाल के कारण पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के 25 कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया। 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी बलवे सहित कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज करवाए गए हैं। इसमें सपा के समर्थक बताकर 3 महिलाओं को भी नामजद किया गया। इन महिलाओं ने ककरौली थाना प्रभारी राजेश शर्मा के पिस्टल तानने का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी इन महिलाओं को सम्मानित करने का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी जहां पर पुलिस वाले किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे एक वोटर के साथ में, और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो उन सभी लोगों के साथ में खड़े हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी 25 लोगों का मुकदमा समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दोस्तों यही समाजवादी पार्टी करती है, जिसके बाद पूरे चुनाव के रिजल्ट बदल जाते हैं। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत का कारण यह है कि समाजवादी पार्टी एक एक बड़े बड़े मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे हर जगह बीजेपी को घेरती है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख अगर कोई हो सकता है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, तो अपनी रायजुलिकता के साथ साथ राज ठाकरे ने लगभग अपनी पार्टी खो दी है। दोस्तों कारण यह है कि राज ठाकरे को फिर से बहुत कम वोट शेयर मिला है और महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुंबई में चुनाव लड़ने वाले राज ठाकरे की इतनी बुरी स्थिति के बाद उनकी पार्टी का सिंबल छीना जा सकता है और राज्य पार्टी होने का दर्जा भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते चले जा रहे हैं। कभी 10-12 सीटें वो जीत गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी पार्टी समाप्ति की ओर है। साथ साथ बिहार के उपचुनाव में 3 विधानसभा सीटें गंवाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अब अलग से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दोस्तों इसको लेकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। कार्यकर्ताओं में कुछ नेता भी आरजेडी में शामिल हुए। दोस्तों तेजस्वी यादव ने प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में कई नेताओं को पार्टी का दामन थमाया है और बदलो बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो रामगढ़, बैलागंज और इमामगंज सीट आरजेडी के खाते में थी। उपचुनाव परिणाम में आरजेडी से तीनों सीटें छीन ली गई। ये मौका आने वाला है, इस कारण आरजेडी कार्यकर्ता मिलन समारोह के लिए उपचुनाव में हार की समीक्षा भी कर रहे थे। यानी 2025 के चुनाव की तैयारी में आरजेडी तेजस्वी यादव जुट गए हैं। दोस्तों इसके साथ में नीतीश कुमार ने जमीयते हिंद की ओर से बुलाई गई बैठक में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। दोस्तों वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जो प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है और इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है, उस पर एक बड़ी अपडेट ये है कि नीतीश कुमार को भी पटना के अंदर हुए जमीयत के मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार यहां नहीं गए। अमूमन नीतीश कुमार ऐसे बड़े मुस्लिम प्लेटफॉर्म पर जाते हैं दोस्तों, लेकिन जेडीयू के नेता ललन सिंह का बयान और नीतीश कुमार के द्वारा जमीयत की बैठक में नहीं जाना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मानसिकता एक हो गई है, इसी और संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर 2 डिप्टी सीएम 1 सीएम वाला फॉर्मूला फिर से चलाया जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले सरकार का गठन होना चाहिए और शपथ समारोह होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए शिंदे, फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीती शाम मिल चुके हैं। बीजेपी आलाकमान के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे में से कोई एक मुख्यमंत्री रहेगा और बाकी 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। साथ साथ शिवसेना यूबीटी गुट के 5 विधायक हमारे संपर्क में है। इस बार 2-3 को छोड़कर सभी विधायक हमारे पास है। ये एक बड़ा दावा ठाकरे समूह की ओर से है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 5 विधायक हमारे संपर्क में है। इस बार 2-3 को छोड़कर सभी विधायक हमारे पास आ जाएंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने ये विधायक रात से ही हमारे संपर्क में ये बड़ा बयान दिया है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को हराने के लिए पहले सारी रणनीति
रणनीतियां अपनाई गई और अब उद्धव ठाकरे के बच्चे कुछ विधायकों को भी तोड़ने की बातें चल रही है। दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या बच्चे कुछ विधायक यूबीटी के टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? क्योंकि शिवसेना यूबीटी बहुत कमजोर हो गई है मुंबई के अंदर, ज्यादा दिनों तक वो टिकेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ आप लोग को याद होगा दोस्तों लगभग 1.5-2 महीने पहले हिंदू रक्षा दल के अपने आप को अध्यक्ष बताने वाले पिंकी चौधरी एक झोपड़पट्टी में जाते हैं और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या बताकर उनके घरों को तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी थी, क्योंकि गाजियाबाद में चुनाव चल रहे थे, इसीलिए पूरी तरीके से उनका फोकस यही था, इसीलिए पिंकी चौधरी मैदान में भी उतरे थे। दोस्तों इसके बाद अब जो अंतिम नतीजा सामने है उसके अनुसार पिंकी चौधरी नाम के इस दंगाई भाषण देने वाले व्यक्ति को 3676 वोट मिले हैं, यानी मात्र 3676 वोट मिले हैं। बाकी वोट विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला है। सवाल यह है कि कौन ऐसे लोगों को बचा कुचा वोट भी देता है दोस्तों। और ऐसे में गाजियाबाद की सीट बीजेपी जीत गई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही पिंकी चौधरी ही थे। अगर पिंकी चौधरी जेल से बाहर होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के और वोट कट गए होते और गाजियाबाद का चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया होता। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ठीक ठाक मजबूत था। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के मूल गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों के सम्मेलन के दौरान लोक मंथन 2024 में संघ प्रमुख के दार्शनिक ज्ञान को समर्पित विज्ञान पर महत्व बताते हुए की गई। दोस्तों कुल मिलाकर संघ प्रमुख जो बातें बोल रहे हैं इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जो बताएगा। क्योंकि आरएसएस के लोग भाजपा के लिए चुनाव में काम करते हैं, उसके बाद आकर अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आरएसएस का पूरी तरीके से एक्सपोज होना देश के लिए जरूरी है, ताकि सबको पता चले कि आरएसएस और भाजपा एक ही है। कोई ये कंफ्यूजन में ना रहे कि भाजपा अलग है और आरएसएस अलग है। बीजू जनता दल ने भी वक्त संशोधन विधेयक लाने से पहले उसका जोरदार विरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसी सत्र में यह बिल पास होने वाला है। इसको लिस्ट भी कर दिया गया है, तो जोरदार विवाद भी देखने को मिलेगा। साथ साथ झारखंड के अंदर 24 में से 11 जिलों में एनडीए का खाता तक नहीं खुला है। दोस्तों किसी मीडिया वाले ने आपको ये खबर नहीं दी गई, लेकिन हकीकत यही है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गई है। झारखंड के अंदर 24 में से मात्र 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा को लेकर आदिवासी समाज में किस तरीके का रिस्पॉन्स है दोस्तों। एक तरफा ही बीजेपी के खिलाफ वोट किया गया है। साथ महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से डीजीपी रश्मि शुक्ला पर गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। उन पर लगे आरोप के अनुसार महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि डीजीपी एमसीसी के दौरान क्यों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं दोस्तों। क्या चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया गया था? लोगों के मन में सवाल ही थे दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बार बार शिकायत की गई, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी दोस्तों। काफी चिंता का विषय है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में दैनिक भास्कर में छपे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की बड़ी जीत के पीछे 4 बड़े नायक है। पहले है खुद हेमंत सोरेन जो सीएम और सह कार्यकारी अध्यक्ष है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और दूसरा कल्पना सोरेन है। तीसरे नंबर पर तेजस्वी यादव है जिन्होंने आरजेडी की कमान संभाली और पूरे झारखंड में 7 में से 4 सीटें आरजेडी को जितवा दी। और कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम मीर जो प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने भी झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे काम किए और कांग्रेस को क्षेत्र में मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए, और इसीलिए कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म कर पाई। 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा कांग्रेस पार्टी का भी, और ये अच्छी बात है। साथ साथ दोस्तों अडानी की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप के मामले में समन भेजना अमेरिकी सिक्योरिटी एंड कमीशन के अधिकार में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि समन उचित राजनयिक माध्यम से भेजना होगा, यानी नरेंद्र मोदी सरकार से अब अमेरिका की सरकार बात करेगी और अडानी को भारत में गिरफ्तार करके अमेरिका के कोर्ट में पेश करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों मामला काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ऐसी हिम्मत जुटा पाएगी? लेकिन अमेरिका भी दबाव जरूर बनाएगा और ये मामला काफी बड़ा रहने वाला है। आने वाले दिनों के अंदर जो भी डिस्कशन इससे जुड़ी होती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों अमेरिका बुरी तरीके से दुनिया भर के अंदर एक्सपोज हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधि की जा रही है और फिलिस्तीन के नासमझ और निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, उसके बाद अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम के आरोप और अरेस्ट वारंट पर आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। इसके बाद जो पश्चिम के देश हैं, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, उन पर दबाव है कि जब भी नेतन्याहू पश्चिम के किसी देश के अंदर जाते हैं, कोई बैठक के लिए जाते हैं, तो उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से वारंट जारी किया गया है। नेतन्याहू क्या अमेरिका या किसी और देश में कोई यात्रा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे दोस्तों? क्योंकि अगर हिम्मत जुटाएंगे और जाएंगे तो फिर आईसीसी का दबाव रहेगा उन देशों पर इसको गिरफ्तार करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और भी कहना चाहते हैं तो भी लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ शरद पवार ने कहा है कि नतीजे वैसे नहीं रहे जैसा मैं सोच रहा था, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है जिसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजनीति से संन्यास के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मेरे विपक्षी इसका फैसला नहीं करेंगे, मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं और मेरे सहयोगी मिलकर तय करेंगे। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान बारामती में भतीजे योगेंद्र पवार के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया था दोस्तों, और राजनीति से संन्यास लेने की बातें कही थी। क्या आपको लगता है कि शरद पवार राजनीति से संन्यास लेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो
से महाराष्ट्र के अंदर एक नए तरीके का समीकरण बनेगा और कांग्रेस पार्टी में हो सकता है कि शरद पवार की एनसीपी का विलय करा दिया जाए, फिर कांग्रेस पार्टी एक नए नेतृत्व के साथ आगे आ जाए। दोस्तों आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अंदर एनसीपी का विलय कराने का? तो अपनी राय जो लिखा था हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।